दुर्ग लोकसभा सीट का बड़ा इलाका शहरी क्षेत्र में आता है। साथ ही प्रदेश का ये मैदानी इलाका समृद्ध कृषि क्षेत्र के तौर पर भी जाना जाता है। 2 जिलों के 9 विधानसभा क्षेत्र में फैले इस लोकसभा सीट जातिगत समीकरण भी दिलचस्प है। एक रिपोर्ट यहां की सियासी तस्वीर पर। शिवनाथ नदी के तट पर स्थित दुर्ग संसदीय क्षेत्र औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। देश का सबसे बड़ा कारखाना भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग जिले में ही स्थापित है। भिलाई को लघु भारत भी कहा जाता है। दुर्ग को छत्तीसगढ़ के राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस बार यहां से चुनावी मैदान में भाजपा से विजय बघेल और कांग्रेस से राजेंद्र साहू उतरे हैं। विजय बघेल वर्तमान के सांसद हैं। हालांकि वे हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव हार गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें बेहद मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है। इधर राजेंद्र साहू को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी माना जाता है। इस लोकसभा सीट में साहू वोटर्स के अच्छे खासी तादाद है। इसे देखते हुए इसे कड़े मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट में आने वाली 9 विधानसभा में से 7 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि कांग्रेस पाटन और भिलाई 2 सीटों पर जीत पाई थी। राज्य बनने के बाद हुए 4 लोकसभा चुनाव में यहां से सिर्फ 2014 में ही कांग्रेस जीत पाई है। 3 बार ये सीट भाजपा के कब्जे में रही है। देखना होगा कि इस बार ये सीट किसके पाले में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। दुर्ग लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने राजेंद्र साहू पर भरोसा जताया है। राजेंद्र साहू ने भाजपा पर इस क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के काम के आधार पर वोट मिलने का भरोसा है। उनसे बात की एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने। एशियन न्यूज की विशेष पेशकश 24 का दंगल, इसमें हम आज ऐसी जगह है जिसको द्वारकापुरी कहते हैं। ऐसे पूरा देश इस समय जो है अलग अलग जगह, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई द्वारका जा रहा है, तो हम द्वारकापुरी में आए हैं। पर हम यहाँ किसी ईश्वर के दर्शन के लिए नहीं आए हैं। हम जो दुर्ग संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र साहू जी, उनके घर में बैठे हैं। राजेंद्र साहू जी को जब दुर्ग संसदीय क्षेत्र से टिकट मिला तो बहुत सारे लोगों को ने चौंका कि ये जो जगह है, यहाँ से बहुत सारे दिग्गज नेता आते हैं और वो दिग्गज नेताओं को एक तरफ रख के राजेंद्र साहू जी को संसदीय क्षेत्र का टिकट दिया गया है। ये दुर्ग संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा, जो देश के कोषाध्यक्ष भी रहे कांग्रेस पार्टी के, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश अविभाजित के, ये वो दुर्ग जिला है जहाँ से भूपेश बघेल पाटन से आते हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, पर वो दुर्ग से चुनाव नहीं लड़ रहे, वो राजनांदगांव जाते हैं। ये वो दुर्ग संसदीय क्षेत्र है जहां से ताम्रध्वज साहू, जो कि पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, वो यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे और वो महासमुंद जाते हैं। देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक हैं, वो यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, वो बिलासपुर जाते हैं, वो विधायक का चुनाव जीते हैं। इन सब नामों के बीच में राजेंद्र साहू जी को टिकट मिलता है और विजय बघेल जो पिछली बार के सांसद हैं, जो कि भाजपा की जो चुनाव घोषणा पत्र समिति थे उसके संयोजक थे और एक जुझारू नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। पाटन से वो चुनाव लड़ते हैं। इस बार वो चुनाव हारे, पर कभी वो चुनाव जीते भी है भूपेश बघेल के खिलाफ, और इस राज्य की राजनीति में कका भतीजे के नाम से एक बड़ी चर्चित बातचीत रही है। तो बहरहाल अगर राजेंद्र साहू जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के टिकट दिया हो, तो राजेंद्र साहू जी के साथ हम बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको जब ये टिकट मिला और पार्टी ने आपको चुना तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के और मतदाताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया है। सबसे पहले मैं सभी मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से यह अवसर मुझे मिला है, और साथ ही शीर्ष नेतृत्व को भी अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। जी, तो ये जब टिकट मिला आपको
तो आप, चूंकि आपने इसके पहले किसी विधायक का चुनाव नहीं लड़े, मुझे जहाँ तक आपके बारे में पता है कि आप बैंक के अध्यक्ष रहे, तो एक सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे, पर आप पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, तो अचानक से इतने बड़े संसदीय क्षेत्र का के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आपके चयन को आपने किस तरह से, किस चुनौती से लिया, या आपको लगा कि ये आगे क्या होगा? छात्र राजनीति से जी दुर्ग साइंस कॉलेज में मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। और साइंस कॉलेज पहले बहुत बड़ा, आज भी बहुत बड़ा कॉलेज है, और पूरा दुर्ग जिला अविभाजित बालोद, बेमेतरा और दुर्ग के सभी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, अध्ययन करने आते थे, और उनसे लगातार मैं संपर्क में रहा। फिर NSY का कार्यकर्ता बना, पदाधिकारी बना, फिर जिला युवक कांग्रेस जो अविभाजित था, जी, भूपेश बघेल जी, गजेंद्र सिंह ठाकुर जी और राजेश यादव जी, तीनों के साथ मैंने काम किया। और बाद में माननीय श्रद्धेय हमारे वासुदेव चंद्राकर जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस समय मैं जिला कांग्रेस का महामंत्री था। तो तीनों जिलों में काम करने का अवसर मुझे मिला और लगातार लोगों के संपर्क में रहा। जनता की आवाज़, चाहे वो युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, सबकी आवाज़ को उठाने के लिए संघर्ष करते रहा। और खाली दुर्ग में ही नहीं, हमने अहिवारा, बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ जाके भी लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें सफलता पाई। इसका परिणाम है कि आज लोगों का लगातार आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जो पुराने हमारे संबंध है कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से सीधे रूबरू होने का, उसका लाभ अभी मिल रहा है। जी, दरअसल हम ये लाख कहें कि चुनाव में जाति और जो समुदाय है उसकी बात नहीं होती, पर हम जब देखते हैं तो जब टिकटों का बंटवारा होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो ये देखती है कि किस जाति का बाहुल्य किस जगह पर है। ये जो दुर्ग संसदीय क्षेत्र है, भला ही यहाँ से मोतीलाल वोरा चुन के आए हों, चाहे राजनांदगांव से चुन के आए हों, चाहे यहाँ से विजय बघेल जीते हों, पर ये संसदीय क्षेत्र को सामान्यतः ये माना जाता है कि ये साहू बाहुल्य है। तो क्या आपको टिकट मिलने का एक बड़ी वजह ये भी है कि ये साहू बाहुल्य है और आप साहू समाज में बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए पार्टी ने इस तरह से भी सोचा हो? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जी, कि सभी कार्यकर्ताओं की मांग पर प्रत्याशी बनाया गया। जी, दूसरा, सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी जाति के लोग मुझे स्नेह और प्यार दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम लगातार उनके संपर्क में रहे हैं, एकदम से नहीं आए हैं जी, लगातार 38 साल हो गए मुझे, 37 से 38 साल हो गए लोगों के से संपर्क। और उसमें तो वो धीरे धीरे जो मेहनत किए हैं जी, तो उसका परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में पहुँचे। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज इतना बड़ा अवसर, लोकसभा जैसे चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी ने मुझे दिया है। जी, अभी परसों की बात है, आप जब भूपेश बघेल राजनांदगांव में नामांकन भर रहे थे, तो उस मंच पर जो संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे 5 प्रत्याशी वहां पर मंच पे थे, उसमें एक आप भी थे। और जब उस मंच से चरणदास महंत ने कोई बात छत्तीसगढ़िया में कही, तो मंच से जब वो पूरी बातचीत हो गई, चूंकि हम भी वहीं थे, तब तक कोई बात नहीं थी, पर हम देख रहे हैं कि कल सुबह से उस पर एक पूरा बवाल मचा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को लाठी मारने की और सर फोड़ने की बात कह रहे थे, पर वो कह रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ी में अपनी बात कह रहा था। और उसका अर्थ कतई ये नहीं है कि जिस तरह से ये बीजेपी कह रही है और सब कह रहे हैं कि हमारा सिर फोड़ो, हमारा सिर फोड़ो, एक अभियान बना दिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि भाजपा के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जी, 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे वो जनता के बीच जा सके। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो इस तरह के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की आदत भाजपा की शुरू से रही हुई है। ना उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की ऐसी कोई योजना बनाई जिससे देश को, युवाओं को रोजगार मिल सके। किसानों की आय दुगुनी करने की बात किए थे, और किसान जब अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी मांगों को लेकर अगर दिल्ली जाते हैं या अपने
सरकार से कोई बात करते हैं तो उनको रोका जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको अपने वाहनों से भाजपा के नेताओं के द्वारा कुचला जाता है किसानों को, और गोलियां चलाई जाती है। कई किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक भाजपा के नेता उनकी सूध नहीं लिए हैं, ना उनके परिवार वालों से मिले हैं, और वो किस आधार पे लोगों को वोट मांगने जाएंगे। महंगाई कम करने की बात किए थे तो महंगाई भी कम नहीं कर पाए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। 500 में अभी सिलेंडर देने की बात किए थे, 500 में सिलेंडर भी नहीं दे पाए। तो जब कुछ काम नहीं किए हैं, उनको जनता के पास जाने के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, तो वो दूसरे के द्वारा दिए गए बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की पुरानी आदत है। अब ये पुराने 70 साल की बात करते हैं, अरे आपने 10 साल में क्या किया उसको जनता के बीच लेके जाइए ना। हमने तो 60 साल में बहुत से काम किए, बड़े बड़े बांध बनवाए, लोगों को, किसानों को पानी दिया, आज उससे खेती अच्छी हो रही है। हमने बड़े बड़े उद्योग बनाए कांग्रेस पार्टी ने, जिससे लोगों को रोजगार मिला। आप उद्योगों को बेचने का काम कर रहे हो। रेल हम लगातार चलवाए, पटरी बिछवाए, लोगों को यातायात के साधन दिए। सबसे सस्ता सुरल साधन अगर कोई यात्रा का है तो ट्रेन है। लगातार ट्रेन बंद हो रही है, ट्रेन रद्द हो रही, ट्रेन लेट से चल रही है, मालगाड़ी धकाधक चल रहा है। तो किस ओर ले जा रहे थे इसको? बोलने के लिए कुछ नहीं है भाजपा का। कोई भी बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करो और जनता को दिग्भ्रमित करने के काम। लेकिन अब जनता समझ गई है, जनता जानती है कि आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। काम ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो जनता से वोट मांग सके। नहीं, ये अभी ये बात कह रहे हैं सब जगह कि डबल इंजन की सरकार। भाई डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं कि यदि आप मोदी जी को जिताते हो और यहाँ से सांसद को जिताते हो तो राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले 10 साल में जब से मोदी जी की सरकार है तो दुर्ग संसदीय क्षेत्र में ऐसे कितने बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जिसको ये मतलब उपलब्धि के तौर पे बताया जा सकता है? आप अन्य प्रदेश जहाँ डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की बात करते हैं, वहाँ युवाओं की स्थिति देखिए, कितने बेरोजगार हैं, कितनी आत्महत्याएं हुई। जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ किसानों की स्थिति देखिए, वो अपने फसल के दाम नहीं मिल पा रहा है। धान को 1100-1200 में बेचने मजबूर है, गन्ना कम दाम में बेचने मजबूर है, कपास कम दाम में बेचने मजबूर है। किस डबल इंजन की बात करते हैं? जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ कितने उद्योग खुले, वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, उनको सम्मान मिल रहा है। मणिपुर देखिए आप, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, किस डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं? अराजकता फैला हुआ, मणिपुर यहाँ गए नहीं इन लोग। किस डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं? और डेवलपमेंट जो 5 साल में हुआ भूपेश बघेल जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, उसको आगे बढ़ा है। अभी जितने भूमि पूजन हुए थे, जितने काम स्वीकृत हुए थे, डेवलपमेंट की बात करते हैं, सब रद्द कर दिए। एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के हित के लिए जो स्वीकृत काम है उसको और करवाता है और नया काम लाता है। ये जितने स्वीकृत काम थे सबको रद्द करा दिए। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और डबल इंजन की सरकार आते ही हमारे भूमिहीन श्रमिक जिनको 7,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता था वो बंद हो गया। हमारे युवाओं को जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता था डबल इंजन की सरकार में, वो बंद हो गई। 2 रुपये किलो गोबर खरीदी होती थी, वो बंद हो गई। राशन जो है 35 किलो प्रति परिवार मिलता था, वो बंद होकर अब 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिए। हमारे जो फल और सब्जी की खेती करने वाले हैं जिनको 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ मिलता था, वो बंद हो गया। डबल इंजन के सरकार में बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे बोले तो वो नहीं दे पा रहे हैं। किस डबल इंजन की बात कर? ये तो फेल इंजन है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, अब तो चूंकि इंडिया गठबंधन बन गया है तो बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टियां खड़ी होती थी वो नहीं हो रही है। पर सरकार, इंडिया गठबंधन का ये आरोप है कि ये हमारे नेताओं को ज़बरदस्ती जेल बंद कर रहे हैं, उनके पीछे CBI लगा रहे हैं, ED लगा रहे हैं, इनकम टैक्स लगा रहे हैं और हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में तोड़ने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। आप पार्टी के नेता खुल के आरोप लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं उनको धीरे धीरे बीजेपी में लाने की कोशिश है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
क्या है कि बीजेपी के पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसको जनता के बीच लेके जा सके। मैं बार बार ये बात, वो जो अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों को डरा धमका के ये विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं। और विपक्ष मुक्त भारत की बात करने के बाद भी कई प्रदेश में विपक्षी दलों का सरकार बना, उनसे वो आहत हुए भाजपा वाले, और वो चाहते कि उनको महाराष्ट्र देख लीजिए तोड़े, मध्य प्रदेश देख लीजिए, सरकार को जो जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसको तोड़ने का काम किया। ऐसे कई प्रदेश हैं, गोवा है, बहुत से प्रदेश है जहाँ, अभी बिहार को देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जी को भी क्या बोले कैसा बोले कुछ तो होगी, और उसके बाद फिर वहाँ भी सरकार बदली। मतलब ये है कि आप पहले धमकी दो, और धमकी देने के बाद कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको ईडी, सीबीआई, डीआरआई और इसमें फंसाइए ज़बरदस्ती। आज 10 साल में विदेश से काला धन लाएंगे बोले थे, उन्हें लोग बोले थे ना, कितने काला धन लाए, सरकार तो आपकी है, कितने लोग पैसे लेके भग गए इस 10 साल में, मेहुल चौकसी, और तो वो लोगों को आप तक नहीं लाए। आप देश के अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिए हैं, और जब नहीं कोई वो होता है तो उनको ईडी वगैरह करके फंसाते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो उस पर अनर्गल बयान। जी, आप जिस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले पूरे देश में भिलाई और दुर्ग का नाम महादेव एवं सट्टे के नाम से बहुत चर्चित हुआ, और बहुत हल्ला मचा कि यहाँ के 2 लड़के 3 लड़के मिलके पूरे देश दुनिया में सट्टा खिला रहे हैं, और उनकी शादी में जिस तरह सेलिब्रिटी गए, बाद में उनका कनेक्शन भूपेश बघेल से जोड़ा गया, एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम जोड़ा गया, बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया। उसी संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे महादेव ऐप की शुरुआत ही है, कहें कि यहाँ का ये एक प्रकार से भिलाई दुर्ग का नाम महादेव ऐप के कारण बहुत आया। इसको, इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? आपको पहले बता दूं, मैं देश और विदेश सभी जगह महादेव, और अभी तो नया और कुछ नाम आ गया है, देश में आज भी चल रहा है, खाली छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है। भाजपा के लोग सोए क्यों हैं, कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां इसके खिलाफ कानून बना, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, और लगभग 400 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। अन्य प्रदेशों में कितनी कार्रवाई हुई, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी तो सट्टा चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में अभी 4 महीने हो गए आज शपथ लिए, उस 4 महीने में आपने कितनी कार्रवाई की? अभी भी तो चल रहा है सट्टा। आप अब किसके संरक्षण में चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किसके संरक्षण में चल रहे हैं? मध्य प्रदेश में किसके संरक्षण में चल रहे हैं? और बार बार आप भ्रामक जानकारी देते हो देश के लोगों को कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 महीने से यही बोल रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा है, आप ही ने कहा है गिरफ्तार हो गए हैं, अब लाने वाले हैं। कब आएगा, कब आएंगे ये सट्टा किंग लोग? ये जनता को बताए, जनता को गुमराह ना करे। जनता सब जानती है कि ये गुमराह करने वाला बात है। आज भी देश में अगर ये काम हो रहे हैं तो वो किसके संरक्षण में हो रहा है, कौन है, उसको सब जानते हैं। तो ये मोदी की जो गारंटी है